Hello everyone, welcome back to the second video of this Mathematics for Machine Learning series. आज हम System of Linear Equations को explore करेंगे. In the first video, we talk about the introduction of linear algebra and machine learning. If you missed that video, you can check it out. The link in the description. So आज हम समझ लेते हैं सबसे पहले why there is a need to study the linear equation, system of linear equation. इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे. मान लेते हैं हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. मैन्युफैक्चरिंग वही ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है कार्स और ट्रक्स और ट्रक्स को. अब इस कंपनी के पास रेस्ट्रिक्शन क्या है? इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टील और कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही लेबर्स हैं. मान लेते हैं एक कार को बनाने के लिए 2 kg ऑफ स्टील और 5 लेबर की जरूरत पड़ती है, और वहीं पे एक ट्रक को बनाने के लिए 5 kg ऑफ स्टील और 10 लेबर की जरूरत पड़ती है. अभी इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्वेश्चन क्या है कि ये कैसे डिसाइड करेगी कि इसको कितने अमाउंट ऑफ कार और ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए यूजिंग दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टील एंड लेबर्स. तो ये करती क्या है? इसके लिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखे होंगे. जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि इस कंपनी को x1 अमाउंट ऑफ कार बनानी है और x2 अमाउंट ऑफ ट्रक बनानी है. तो अगर x1 अमाउंट ऑफ कार बनानी है तो कितने kg ऑफ स्टील लगेंगे? एक कार बनाने के लिए 2 kg स्टील की जरूरत पड़ी, तो x1 अमाउंट ऑफ कार बनाना है तो 2x1 स्टील लगेगा. और x2 अमाउंट ऑफ ट्रक बनाने हैं तो उसके लिए कितना स्टील लगेगा? एक ट्रक बनाने के लिए 5 kg ऑफ स्टील लगती है. तो यहाँ पे x2 हमारे पास ट्रक है तो 5x2 टोटल अमाउंट ऑफ स्टील लगेगा. मान लेते हैं इस कंपनी के पास जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ स्टील है वो है 100 kg का, और टोटल अमाउंट ऑफ जो लेबर है वो 100 है. तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ स्टील शुड बी 100. और दूसरा कंडीशन हम उसी तरीके से लेबर के लिए बना सकते हैं, 5x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 100. तो देखा आपने, यहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन में. दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर मिल चुकी है. अगर इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x1 और x2 फाइंड कर ले तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा. हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कितने अमाउंट ऑफ कार्स और कितने नंबर्स ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने हैं विद इन दिस लिमिटेड रिसोर्सेस. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा है इस वीडियो का वो यही डिस्कस करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल, जैसा कि हमने अभी ऑलरेडी देखा, और मैथमेटिकल एग्जांपल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में. उनको किस तरीके से गॉसियन एलिमिनेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट ऑल्सो वी विल एक्सप्लोर. और फाइनली हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मशीन लर्निंग में एप्लीकेबल या यूजफुल होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ नहीं, बस सेट ऑफ इक्वेशंस ही है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने m इक्वेशंस लिख रखे हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझूं तो यहाँ पे हमने टोटल m इक्वेशन लिख रखी है और यहाँ पे अननोन्स कितने हैं? n. एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 9. ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 अननोन भी है. वो अननोन कौन कौन से हैं? x, y और z, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है.
और इसका जो सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का वो कैसा दिखेगा, तो वो थ्री टपल के फॉर्म में x कॉमा वाई कॉमा जेड के फॉर्म में दिखेगा। तो वो सारे थ्री टपल जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वही यहाँ पे जनरलाइज करके हमने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वही चीज देख सकते हैं हम कि अगर कोई भी एन टपल एन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। अभी जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करेगा। वहां पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। इन तीनों केसेस को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल हमें दे रखा है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट को जहाँ पे हमारा टोटल बजट दे रखा है 300 फॉर फूड के लिए और ड्रिंक्स के लिए, और एक पर्सन के लिए जो फूड का कॉस्ट है वो $4 है, और एक ड्रिंक का जो कॉस्ट है पर पर्सन वो $2 है। तो अगर हम एक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक ये इक्वेशन मिलेगा 4x1, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट फॉर फूड, और 2x2 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रिंक्स। और हमारे पास टोटल बजट 300 है। तो देखा यहाँ पर भी हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इस गिवन रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर अननोन कितने हैं, दो है x1 और x2, दैट इज 2x2 का कॉस्ट दे रखा है 150। तो 4x1 हमें फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ये हमारे पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का यूज करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x1। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, रियल लाइफ प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर वहां से हमने सिंप्लीफाई किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। मैथमेटिकल एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशंस है, चेक करना है हमें कि इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे। हमने तीन पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी देख रखी हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे। अगर हम पहले दो इक्वेशन को ऐड करें तो हमें ये इक्वेशन मिलता है 2x1 + 3x3 = 5। अगर हम थर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें सो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है जिस जो कि हमें ऐड करके मिला, और ये तीसरा वाला जो इक्वेशन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ करें तो हमें पता है कि ये जो दो लाइंस हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, मतलब कि इस सिस्टम का हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इस सिस्टम का हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हमने बोल रखा है ऑलरेडी कि दिस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, अगेन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन ओनली। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड साइड के कांस्टेंट, ऊपर 8 है नीचे 10 है। तो वहां पर भी अगेन सेम केस एज प्रीवियसली वी हैव सीन, जहाँ पर ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। तो इस केस में भी हमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन वी विल फाइंड। नाउ लेट अस मूव टू सम अदर एग्जांपल्स। अगर हम इस इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को देखें तो ये ना ही पैरेलल है ना ही कोइंसिडेंस है। अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, थर्ड इक्वेशन को हमने पहले सॉल्व किया, वहां से x2 हमने निकाला विच इज 2 - x3। अब उस x2 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1 की वैल्यू वहां से हमें मिलेगी 1, x3 की वैल्यू इक्वल टू 1, और x2 हमें x3 के टर्म में पता है, तो वहां पे x3 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो विल गेट इक्वेशन, सॉरी द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सिस्टम एज x1 x2 x3 थ्री टबल के फॉर्म में ये दिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन यहाँ पे दे रखी थी और वो सोल्यूशन है 1,1,1, और ये एक ही सोल्यूशन हमें मिला। सो दैट इज अ यूनिक सोल्यूशन का केस जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा। ये बेसिकली आई एम नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ वी आर सॉल्विंग एवरीथिंग,
दिस इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। एक दूसरा सोल्यूशन देखते हैं जहाँ पर जो कि यूनिक होगा। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है। इस बार हमने एक छोटा इक्वेशन लिया हुआ है, टू इक्वेशन विद टू अननोन्स। तो सेकंड इक्वेशन में से हमने x1 को निकाला, उसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x2। अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करके x1 की वैल्यू मिलेगी 11/5। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें ये यूनिक सोल्यूशन मिला। अब हम दूसरा केस समझ लेते हैं जहाँ पे we will be having infinitely many solutions. So again, we have a system of equation, three unknowns. अगर हम पहले दो इक्वेशन को ऐड करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि we will get the third equation of। तो यहाँ पर तीसरा इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बना, सो इक्वेशन 3 इज रिडंडेंट, क्योंकि दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन ही मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पहले दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो वहां से x1 को हम x3 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, सेकेंड इक्वेशन से x2 को x3 के टर्म में लिख सकते हैं। x1 और x2 जो है अभी डिपेंड कर रहा है x3 पे, सो x3 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ फ्री वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट है। और x1 और x2 उस पर डिपेंड कर रहे हैं, सो x3 हमारे पास एक फ्री वेरिएबल मिला। अभी देखते हैं, अभी वो फ्री वेरिएबल है, मतलब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको कंसिडर किया एक रियल नंबर a। तो वहां से x2 और x1 की वैल्यू x3 के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग x3 एज a। सो वी विल गेट दिस एज अ सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में हम देख सकते हैं हमारे पास एक पैरामीटर है a जिसका वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, और हमें पता है कि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो hence we say that the system of equation has infinitely many solutions। अभी तक हमने ये समझा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है और उसको किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। हमने ये भी देखा कि उसके तीन सोल्यूशन हो सकते हैं, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन फाइंड कैसे करना है, उसके लिए वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड एज गॉसियन एलिमिनेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x plus 3y plus 4z equal to 2. Then we have 3x plus y plus 5z equals to 5. ये हमने एक रैंडमली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया। उसको सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि उसको हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ax equal to b। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। a मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और x जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अननोन का कॉलम मैट्रिक्स होता है, और b जो होता है राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स है। जैसे a को अगर लिखें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में x y z का कोएफिशिएंट 1 1 1, सेकंड इक्वेशन में 2 3 4, थर्ड इक्वेशन में 3 1 5। ये हो गया मैट्रिक्स ए। एक्स का मतलब अननोन वेरिएबल जो भी है यहाँ पे एक्स वाई जेड उनका मैट्रिक्स, और बी का मतलब होता है जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लिखा हुआ है। अगर बी केवल सारे के सारे एलिमेंट बी के जीरो होते तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर नॉन जीरो है एक भी तो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो ए मैट्रिक्स हमने लिखा और ये जो बी मैट्रिक्स लिखा है इनको जब हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो वी गेट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। किस तरीके से, हमें पता है a इज 1 1 1 2 3 4 3 1 5, करेक्ट। इसको हमने ऐड किया, इसमें एक एडिशनल कॉलम बनाया b के लिए 1 2 5। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, कुछ रो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। हमें पता है रो ऑपरेशन तीन तरीके के हैं। एक तो रो को इंटरचेंज करना, दो रो को स्केलर मल्टीपल करके एक दूसरे के साथ ऐड करना, किसी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना,
ऐसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक स्पेशल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। और फिर हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो ये स्टेप्स हैं कुछ टू गेट द सॉल्यूशन। अब इसको हम थोड़ा सा नोट्स में से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप वही दे रखा है। द फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे देखें तो वही है कि सिस्टम को हम पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ए ऑगमेंटेड बी, उस पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके वी विल गेट बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने ऑलरेडी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारा एम ये है कि इसको हम कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। तो सबसे पहला कंडीशन इकोलॉन फॉर्म का यही है कि हर रो का जो पहला नॉन जीरो एंट्री हो, जिसको बोलते हैं लीडिंग एंट्री या उसको हम पाइवट भी बोलते हैं, पाइवट या पिवट, वो 1 होना चाहिए। तो पहला रो में हमें दिख रहा है कि वो 1 है। सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो वहां पे उससे पहले हम ये जान लेंगे कि अगर हमें पहला एंट्री मिला, फर्स्ट रो का पहला एंट्री 1 हमें मिला, उसके नीचे के सारे एंट्री 0 होने चाहिए। यहाँ पे वो 0 नहीं है, 1 है। इसको 0 करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि R2 में हम क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1 अगर हम परफॉर्म करें तो वी विल गेट 0 देयर। तो R1 तो सेम रहेगा, R2 में क्या चेंज होगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद R1, तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 minus 1 1 and 2 minus 3 minus 1, और थर्ड रो विल रिमेन द सेम। तो हमें ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि 1 के नीचे सारे 0 मिले। अभी सेकेंड रो को अगर देखें तो उसका पहला जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है या जो उसका जो पहला पिवट एलिमेंट है वो -2 है। हमें क्या करना है, उसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए आसान तरीका यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। ये नोटेशन है इंटरचेंज करने का दो रोज को। तो यहाँ पे फर्स्ट रो विल रिमेन द सेम, सेकेंड रो हमारा थर्ड रो बन जाएगा और थर्ड रो सेकेंड रो बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अभी अगर देखें सेकेंड रो को तो वहां पे पहले रो में तो कोई दिक्कत नहीं है, लीडिंग जो नॉन जीरो एंट्री है वो 1 है, उसके नीचे सारे 0 है। सेकेंड रो में नॉन जीरो एंट्री जो लीडिंग वाला है वो 1 हो चुका है, अब उसके नीचे 0 बनाना है हमें। यहाँ पे -2 है, उसको 0 करना है। उसके लिए अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। R3 में R3 टाइम्स अगर 2 टाइम्स R2 कर देते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 1 1 1 3 0 1 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -2 + 2 0, 1 + 2 विल बी 3 एंड -1 + 4 अगेन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3। तो हमारे पास अभी सेकेंड रो में भी जो पहला नॉन जीरो एंट्री है वो 1 है, उसके नीचे 0 है, फर्स्ट रो का हो ही चुका है। थर्ड रो में अगर देखें पहला नॉन जीरो एंट्री 3 है, उसको 1 करना है। तो हमें क्या करना होगा, R3 को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/3 के साथ। तो फाइनल जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1, ये हमारा हो जाएगा रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। एक बार हमने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो बैक सब्स्टिट्यूशन अब यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हमने देखा था शुरू में कि AX = B को ही हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा था, A ऑगमेंटेड B। अभी हम उल्टा करेंगे, इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख देंगे AX = B। हमें पता है कि ये इतना पार्ट A है और राइट हैंड साइड में जो लिखा है मैट्रिक्स वो B है। तो A को अगर हम लिखें 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ये हो गया A, और X हमारा वेरिएबल है XYZ, और B क्या है 3 2 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे
वी विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन मिलेगा y प्लस जेड, क्योंकि पहला एंट्री 0 है तो y प्लस जेड इक्वल टू 2, और लास्ट में से मिलेगा बस z इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे हमें z1 मिला, इस z को यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो y1 मिलेगा। अब इस y और z को फर्स्ट इक्वेशन में 1 1 पुट करेंगे तो वहां से x मिलेगा 1। तो इस तरीके से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन मिला दैट इज 1 1 1, 3 टपल के फॉर्म में हम लिखते हैं और ये यूनिक सोल्यूशन है। इस तरीके से हम गॉसियन एलिमिनेशन का यूज करेंगे टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करके हमने देखा किस तरीके से सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं। यू विल गेट द प्रॉपर नोट्स इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल ले रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, उसको हमने कन्वर्ट किया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, रो ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर भी उसको कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में, और फिर वहां से हम बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके वी आर गेटिंग द सोल्यूशन x1 as 3 x2 as 1, और इसको हम अगेन गिवन इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कराकर हम चेक कर सकते हैं कि आवर सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। बहुत सारे मशीन लर्निंग के जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं उनमें भी हमें बेस्ट फिट लाइन फाइंड करने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही सॉल्व करना होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड है, उसमें भी सेम इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही पड़ती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग में ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट मैटर्स फॉर मशीन लर्निंग। तो हमने अभी देखा लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल बेस्ट फिट लाइन फाइंड करने के लिए। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से डेटा को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं या मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उन मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं, ax इक्वल टू b, हमने अभी देखा कि किस तरीके से अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हैं, फिर गॉसियन एलिमिनेशन उस सिस्टम पे अप्लाई करा करके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट ब्रिज डेटा एंड मॉडल, इनके बीच का जो गैप है वो फुलफिल करने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं इन मशीन लर्निंग। होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। In the next video we will explore matrices and operation, vector spaces and linear independence of the vector, basis and rank of vector spaces, और किस तरीके से वो मशीन लर्निंग से कनेक्ट करते हैं, इन चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे। For now we will end this video. You can subscribe for the next video. If you got any doubt or question you can ask in the comment section below. Thank you for watching.